हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 7 इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन में हमें देखना क्या है, द ग्रीक एम्पेरर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो जो ग्रीक एम्पेरर था अलेक्जेंडर, इसने अपना साम्राज्य किस तरीके से बढ़ाया ये हमें देखना है। एंड उसके बाद द मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य किस तरीके से स्थापित किया ये हमें इस लेसन में देखना है। तो चलिए देखते हैं। In the 6th century BCE, a king named Cyrus had established a vast empire in Iran। तो देखिए 6th सेंचुरी में जो साइरस नाम का राजा था, किंग था, इसने अपना जो एम्पायर था ईरान में काफ़ी हद तक बढ़ाया था। दिस एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू रोम एंड टू इजिप्ट इन अफ्रीका। तो देखिए इतना बड़ा उसका साम्राज्य था, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ वेस्ट में इंडिया टू रोम और इजिप्ट इन अफ्रीका। तो देखिए यहाँ तक उसका साम्राज्य बढ़ा हुआ था। Around 518 BCE, an Iranian emperor named Darius had conquered the region to the northwest of India up to पंजाब। लेकिन यहाँ पे 518 BC में क्या हुआ कि जो ईरानियन एम्पेरर था उसका नाम था दरायुश। इसने क्या किया कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट था पंजाब में, इसको उसने कॉन्कर मतलब जीत लिया था। दरायुश हैड रिक्रूटेड सम सोल्जर्स फ्रॉम दिस एरिया इनटू हिज आर्मी। और उसने क्या किया था, यहाँ पे जो सोल्जर्स थे इस रीजन के, उनको अपने आर्मी में शामिल कर लिया था। वी लर्न अबाउट दिस फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ये कहाँ से मिल रही है, जो ग्रीक हिस्टोरियंस उन्होंने जो लिख के रखा है उससे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हमें सीखने को मिलता है। Political relations between India and Iran were established during the reign of Emperor Darius। तो इंडिया और ईरान के बीच में जो भी पॉलिटिकल रिलेशंस थे ये उस टाइम से है जब एम्परर दरायुश था, उनका जो साम्राज्य था उस टाइम से। दिस लेड टू ग्रेटर एक्सचेंज इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड आर्ट। और इसका जो फ़ायदा हुआ ये कहाँ हुआ कि जो हमारे ट्रेड और जो आर्ट है ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होने लगे थे, ईरान के साथ और इंडिया और ईरान के बीच में। Emperor Darius had introduced a uniform currency called दरिक इन ऑल पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। तो देखिए यहाँ पे जो दरायुश एम्पायर था इसने अपनी खुद की एक करेंसी बनाई थी, यूनिफॉर्म करेंसी, जिसे दारिक कहा जाता था, इन ऑल पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। और उसके एम्पायर में ये यूज़ किया जाता था। दिस मेड ट्रेडिंग ईजियर। और इसके कारण जो ट्रेड है ये ईजिली हो पाता था। द कैपिटल सिटी ऑफ पर्सिपोलिस वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रेन। तो ये पर्सिपोलिस जो सिटी है ये उसी टाइम बिल्ड हुई थी। पर्सिपोलिस इज इन ईरान। और ये कहाँ पे है, ईरान में। तो देखिए जो दारिक उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था वो इस तरीके से दिखता था। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है तो आप देख सकते हो। देन यहाँ पे पॉइंट दिया है आपको, द ग्रीक एम्पेरर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो ये एम्पेरर अलेक्जेंडर जो है ये किस तरीके से यहाँ पे आए, उन्होंने अपना साम्राज्य किस तरीके से ग्रो किया ये हमें यहाँ पे देखना है। अलेक्जेंडर द ग्रीक एम्पेरर इन्वेडेड इंडियाज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इन 326 BC, क्रॉसिंग द इंडस। इंडस मतलब कौन सी नदी है, सिंधु रिवर। ही रिच तक्षशिला। तो देखिए ये जो एम्पेरर अलेक्जेंडर, यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, ये क्या चाहता था कि इसे पूरे दुनिया पे, पूरे वर्ल्ड पे क्या करना था, राज्य करना था। और इसने धीरे धीरे करके यहाँ पे राज्य जीतने शुरू किए थे। और ये कहाँ पर आ चुका था, इसने सिंधु नदी को क्रॉस करके तक्षशिला जो पार्ट है वहाँ पे आ चुका था। ऑन द वे ही मेट विथ फोर्सफुल अपोजिशन फ्रॉम द लोकल इंडियन किंग्स। तो जहाँ पे ये तक्षशिला की ओर बढ़ रहा था, यहाँ पे इंडिया में आने लगा था, तो यहाँ के जो इंडियन किंग्स थे, लोकल किंग्स थे, ये उसे अपोज कर रहे थे। ही डिफीटेड देम ऑल एंड सक्सेसफुली रीच द पंजाब। तो उसने यहाँ पे क्या किया, सारे लोगों को, यहाँ पे सारे जो राजा थे उनको हरा के सक्सेसफुली यहाँ पे पंजाब तक वो पहुँच चुका था। However, in this invasion, his army had to suffer severe hardships। तो देखिए इतना इजी नहीं था कि ग्रीक से वो आया है और इंडिया में सारे जो राजा थे उनको यहाँ पे हरा रहा है, तो उसकी जो आर्मी थी इसे काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था यहाँ पे। द सोल्जर्स वेर ईगर टू गो बैक होम। और इसी कारण उसके जो सोल्जर थे ये घर अपने वापस जाना चाहते थे।
दे रिबेल्ड अगेंस्ट अलेक्जेंडर एंड ही वॉज फोर्स टू टर्न बैक। और ये रिबेल का मीनिंग ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपोज कर रहे थे उस बात को, वो मना कर रहे थे कि अभी वो आगे फिर से लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर फोर्सफुली उनको फिर से यहाँ पे क्या कर रहा था, टर्न बैक। ही देयरफॉर अपॉइंटेड ग्रीक ऑफिसर्स टू एडमिनिस्टर द कॉन्कर टेरिटरीज। और उसके बाद जब उसने क्या किया कि जो टेरिटरीज वो जीत रहा था वहाँ पे ग्रीक ऑफिसर्स को उसने अपॉइंट कर दिया था एडमिनिस्टर देखने के लिए। दे वेर कॉल्ड सत्रप्स, और उन्हें क्या कहा जाता है, सत्रप्स कहा जाता था। ही स्टार्टेड हीज रिटर्न जर्नी बट डाइड ऑन द वे बैक इन 323 BC एट बेबीलोन। लेकिन देखिए यहाँ पे उसने ये जर्नी जो स्टार्ट की थी, पूरे उसे ऐसा लग रहा था कि पूरे दुनिया पे उसे राज करना है, तो ये यहाँ पे इंडिया तक तो आ चुका था। लेकिन जब ये रिटर्न की जर्नी कर रहा था उस टाइम उसकी मौत हो जाती है 323 BCE में। और कहाँ पे हुई है, बेबीलोन। टुडे बेबीलोन इज इन इराक। और ये जो सिटी है, जो भी प्लेस है, ये कहाँ पे है, इराक में है। Alexander's campaign led to an increase in the trade between India and the Western world. Alexander's campaign led to an increase in the trade between India and the Western world. और इसी के कारण, ये जो कैंपेन उसने किया था, इसी के कारण जो इंडिया है उसका जो ट्रेड का रिलेशन है ये वेस्टर्न वर्ल्ड से जुड़ चुका था। द हिस्टोरियंस हु accompanied Alexander introduced India to the Western world through their राइटिंग्स। तो जो हिस्टोरियंस है, जिन्होंने जो भी लिख के रखा है, रिटर्न जो मटेरियल है, उसके कारण ही हमें अलेक्जेंडर के बारे में ये जो सारी चीज़ें ये पता चलती है। ग्रीक स्कल्पचर इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट गिविंग राइज टू दी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो देखिए जो ग्रीक स्कल्पचर दिखता है हमें, उसमें जो इंडियन आर्ट में भी आर्ट जो है वो भी हमें वहाँ पे दिखाई देता है। द ग्रीक किंग्स मिंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कॉइन्स। और जो ग्रीक किंग्स थे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक जो कॉइन्स होते हैं ये भी बनाए थे। ऑन वन साइड द कॉइन हैड अ पिक्चर ऑफ द किंग हु हैड मिंटेड द कॉइन एंड ऑन द अदर साइड अ पिक्चर ऑफ ग्रीक गॉड। तो ये जो उन्होंने कॉइन बनाए थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, एक साइड में वो क्या करते थे, जो राजा था, राजा जो किंग होता था उसकी पिक्चर बनाते थे, और अदर साइड में जो ग्रीक गॉड होते थे, भगवान होते थे, उनका पिक्चर होता था। द नेम ऑफ द किंग वॉज ऑल्सो रिटन ऑन द कॉइन। और उस कॉइन पे उस राजा का नाम भी लिखा जाता था। अलेक्जेंडर्स कॉइन वेयर ऑफ दी सेम टाइप। और जो अलेक्जेंडर था उसके कॉइन भी उसी तरीके के थे, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, अलेक्जेंडर सिल्वर कॉइन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड आपको दिया है, जैसे कि एक यहाँ पे क्या दिया है, उनके जो ग्रीक गॉड थे उनका पिक्चर है, और एक जगह पे राजा का पिक्चर है, और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो राजा का नाम वो लोग लिखते थे। लाइटर इंडियन किंग्स ऑल्सो स्टार्टेड मिंटिंग सिमिलर कॉइन्स। और बाद में फिर इंडियन जो राजा थे उन्होंने भी यही चीज़ अपनाई थी कि वो लोग भी अपने कॉइन्स इस तरीके से बनाते थे। देन नेक्स्ट देखिए, द मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। तो यहाँ पे मौर्य एम्पायर जो है ये फाउंड किसने की है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पीपल वेयर टायर्ड ऑफ द टेरेनिकल रूल ऑफ द नंदा किंग ऑफ मगध धनानंद। तो यहाँ पे देखिए जो मगध राजा का धनानंद, नंदा किंग जो था मगध का, वहाँ पे धनानंद जो तो ये राजा थे, इनके कारण, इनके रूल के कारण लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य ब्रॉट इट to an end and establish his own rule in मगध around 325 BC। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे क्या किया था, ये जो नंदा किंग थे इसको यहाँ पे नष्ट कर दिया, और वहाँ पे प्रदेश जीत के उन्होंने अपने खुद का राज्य यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था मगध में 325 BC में। He won अवंती एंड सौराष्ट्र एंड बिगेन टू एक्सटेंड दी बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर। और यहाँ से जब उन्होंने अपना राज्य स्थापन कर दिया था उसके बाद उन्होंने अवंती, सौराष्ट्र ये प्रदेश जीत के वहाँ पे अपने एम्पायर के बाउंड्रीज बढ़ा रहे थे। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ अ स्ट्रगल फॉर पावर बिगेन अमंग द सत्रप्स ही हैड अपॉइंटेड। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि अलेक्जेंडर में जो भी टेरिटरी जीती थी वहाँ पे उसके जो लोग उन्होंने अपॉइंट किए थे उसे सत्रप कहा जाता था। तो उसके बाद अलेक्जेंडर के डेथ के बाद इन सत्रप के बीच में क्या हो रहे थे, स्ट्रगल हो रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। सिलेकस निकेटर वॉज अलेक्जेंडर्स जनरल। तो ये सिलेकस निकेटर जो था ये अलेक्जेंडर्स का जनरल था। ही बिकेम द किंग ऑफ बेबीलोन आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ। तो अलेक्जेंडर की डेथ होने के बाद ये बेबीलोन जो वहाँ का बस प्लेस था, वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, किंग बन जाते हैं खुद।
ही इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन ऑफ इंडिया एंड दी पंजाब। चंद्रगुप्त मौर्य सक्सेसफुली रेजिस्टेड हिज एग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे जो ये निकेटर जो था, इसने क्या किया था, नॉर्थ वेस्ट में जो इंडिया और पंजाब का पार्ट था, यहाँ पे ये क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था अपना राज्य बनाने के लिए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे क्या किया, उसे पूरी तरीके से रेजिस्ट कर दिया था। द डेफीट ऑफ सिलेकस निकेटर लेड टू द inclusion of the northwest region of काबुल, कंधार एंड हेरत इन द मौर्य एम्पायर। तो यहाँ पे उसने क्या डिफीट किया था, देखिए सेलेकस निकेटर ने, जैसे कि काबुल, कंधार एंड हेरत जो मौर्य एम्पायर में आता था, ये भी प्रदेश। तो देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिया है, विशाखा दत्ता द संस्कृत प्ले राइट रोट अ प्ले कॉल्ड मुद्र राक्षस। It relates how Chandragupta Maurya defeated Dhanananda and established an independent power। तो ये यहाँ पे संस्कृत में लिखा गया एक प्ले राइट है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से धनानंद जो किंग था उसे डिफीट किया एंड अपना पावर जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। एंड द प्लॉट गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्य चाणक्य अल्सो नोन एज कौटिल्य। तो यहाँ पे स्पेशल जो इम्पोर्टेंस किसको दिया गया है, आर्य चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। देन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया है, मेगास्थेनिस सेलिकस निकेटर एम्बेसडर स्टेड बैक एट चंद्रगुप्त मौर्यस कोर्ट। तो देखिए ये जो सेलेकस निकेटर्स एम्बेस जो था यहाँ पे मेगास्थेनिस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में वापस आ जाता है। एंड हिज बुक इंडिका इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। तो इसका लिखा हुआ जो बुक है इंडिका, इसके कारण हमें मौर्य पीरियड के टाइम का काफ़ी जो स्टडी हम अगर करना चाहते हैं तो इस बुक से कर सकते हैं। देयर इज एन इंस्क्रिप्शन स्टेटिंग दैट एम्पेरर चंद्रगुप्त मौर्य हैड बिल्ट अ डैम कॉल्ड सुदर्शन नियर जूनागढ़ इन गुजरात स्टेट। तो देखिए उस टाइम जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें ये पता चलता है कि एम्पेरर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डैम बिल्ड किया था जिसे सुदर्शन कहा जाता था, और ये कहाँ पे है, जूनागढ़ जो गुजरात स्टेट में है। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन इट इज़ बिलीव दैट चंद्रगुप्त मौर्य हैड एक्सेप्टेड द जैन रिलीजन। तो अगर जैन ट्रेडिशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं वहाँ पे अगर बिलीव के साथ हम बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन रिलीजन को एक्सेप्ट किया हुआ था। Towards the end of his life, he abdicated the throne and spent his remaining years at श्रवण बेलगांव इन कर्नाटक। तो उसने यहाँ पे क्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने कि उसके लाइफ में बाकी के जो दिन है उसने क्या किया था कि अपना सिंहासन त्याग करके बाकी के अपने जो ईयर्स थे उसे श्रवण बेलगांव जो कर्नाटक में है वहाँ पे स्पेंड किया था। द वॉज वेयर ही ब्रीथ हिज लास्ट। तो आखिरी सांस भी उसने वहीं पे ली थी। एम्पेरर अशोका आफ्टर चंद्रगुप्त रिनाउंस द थ्रोन ही वॉज सक्सीडेड बाय ही सन बिंदुसरा। तो यहाँ पे जब सम्राट अशोका जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने अपना सिंहासन त्याग कर दिया था, तो उनके बाद यहाँ पे कौन आए, उनके सन बिंदुसरा। आफ्टर बिंदुसराज डेथ ही सन अशोका सक्सीडेड टू दी थ्रोन इन 273 BC। और आफ्टर बिंदुसरा के डेथ के बाद उनके जो सन थे अशोका, ये सिंहासन पे बैठ गए थे। अशोका हैड बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन बिफोर ही केम टू दी थ्रोन। तो उनके आने के पहले ही यहाँ पे उन्होंने गवर्नर को अपॉइंट किया था तक्षशिला एंड उज्जैन के लिए। एज द गवर्नर ही हैड सक्सेसफुली क्रश्ड द रिवोल्ट एट तक्षशिला। आफ्टर बिकमिंग द एम्पेरर ऑफ मगध ही लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कलिंगा। कलिंगा ऑक्युपाइड द रीजन ऑफ टुडेज ओडिशा स्टेट। तो देखिए यहाँ पे जब वो सियासत पे आ गए थे तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया, एक मुहिम की जिसमें उन्होंने कलिंगा को जीतना चाहा था। और कलिंगा जो आज का ओडिशा है ये स्टेट उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, जीत लिया था, काबिज कर लिया था। एम्पेरर अशोका कॉन्कर्ड कलिंगा। कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है, जीत लेना। तो एम्पेरर अशोका ने वहाँ पे कलिंगा जीत लिया था। Ashoka's empire extended from Afghanistan in the northwest and Nepal in the north of Karnataka and Andhra Pradesh in the south and from Bengal in the east to Saurashtra in the west। तो देखिए अशोका का एम्पायर इतना बड़ा था कि अफगानिस्तान जहाँ मतलब यहाँ पर अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में नेपाल तक या
यहाँ पे था। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो साउथ में है वहाँ तक उनका जो एम्पायर था हमें दिखाई देता है, और बंगाल इन द ईस्ट टू सौराष्ट्र इन दी वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट तक देखिए यहाँ तक उनका एम्पायर जो है एक्सटेंड हो चुका था। जो हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखें, मैप भी देखेंगे उसका, तो आपको इजीली समझ में आएगा। द कलिंगा वॉर, अशोका वॉज डीपली मूव बाय द ब्लड शेड ऑफ द कलिंगा वॉर। देखिए जैसे हमने देखा कि उन्होंने कलिंगा जीत लिया था, लेकिन ये जब कलिंगा वॉर हुआ तो काफ़ी लोग इसमें मर चुके थे, सोल्जर्स यहाँ पे जख्मी हो चुके थे, और ये यहाँ पे हम ब्लड शेड ऑफ द कलिंगा वॉर भी कह सकते हैं कि खून की नदियाँ बहना जैसे हम कहते हैं। तो इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मारे गए थे। ही डिसाइडेड नेवर टू वेज, तो नेवर टू वेज अगेन वॉर। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस वॉर को देखने के बाद इन्होंने पूरी तरीके से ये सोच लिया था कि इसके बाद फिर से कभी भी वॉर नहीं करेंगे या फिर युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि आपको मैप दिखाई देगा, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, तो इंडिया है ये हमारा, तो कहाँ तक उनके जो एम्पायर है एक्सटेंड हो चुका था ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से बात करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे कलिंगा जो है ये इन्होंने जीत लिया था। उसके बाद यहाँ पे नेपाल का भी पार्ट जो है यहाँ पे हमें दिखाई देगा, ये उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद यहाँ इंडिया, ये तो इंडिया का पार्ट है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे इंडिया के बाहर भी जो यहाँ पे अफगानिस्तान का पार्ट है ये भी उन्होंने जीत लिया था। देन आपको इस मैप में क्या क्या दिखेगा, अशोका स्टोन इंस्क्रिप्शन जो आपको ट्रायंगुलर शेप में दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सौराष्ट्र जो है यहाँ पे गिरनार, उसके बाद यहाँ पे काशी, देन यहाँ पे कलसी, यहाँ पे देन यहाँ पे दिया है देखिए। तो जो ट्रायंगुलर शेप है ये है इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो है वहाँ पे। देन अशोका पिलर, उसके लिए आपको एक अलग साइन दिया है, देखिए यहाँ पे सेकेंड। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए मीरत, उसके बाद टोपरा, देन कहाँ पे दिख रहा है पाटलिपुत्र। तो ये जो साइन आपको दिख रहा है वहाँ पे अशोका पिलर्स है, ये आपको समझ में आएगा। देन आपको दिया है ग्रे कलर, तो ये ग्रे कलर का मीनिंग है कि उनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, इंडिया के बाहर नेपाल, देन अफगानिस्तान, यहाँ तक आपको दिखाई देगा। तो इससे आपको समझ में आएगा कि मौर्य एम्पायर वहाँ पे कितना एक्सटेंड हो चुका था। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, he came to believe that truth, non-violence, compassion and forgiveness were the important values। तो ये जब वॉर हुआ था तो उन्होंने सोच लिया था कि अगर मैं फिर से कभी भी वॉर युद्ध नहीं करूँगा जिससे लोग मारे जाते हैं, और वो बिलीव करने लगे थे कि ट्रूथ, सत्य, अहिंसा जो होते हैं ये वैल्यूज़ के ऊपर वो काफ़ी बिलीव करने लगे थे। अशोका wanted to spread these teachings among the common people and therefore he had pillar, edicts and stone inscription एनग्रेव थ्रू आउट हिज किंगडम। तो देखिए, तो ये जो वैल्यूज़ होती है इंपॉर्टेंट वैल्यूज़, ये उसे क्या करनी थी, लोगों में भी स्प्रेड करनी थी, फैलानी थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पिलर्स बनाए थे, स्टोन इंस्क्रिप्शन बनाए थे अपने किंगडम में। दीज राइटिंग्स आर इन दी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, लेकिन जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखे थे ये कौन से लैंग्वेज में थे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे। इन दिस इंस्क्रिप्शन ही इज रेफर टू एज देवनाम पियो पियादसी, जिसका मीनिंग होता है बिलो ऑफ द गॉड्स एंड ही हु लुक्स ऑन विथ अफेक्शन। तो इस तरीके की स्क्रिप्ट उन्होंने वहाँ पे इंस्क्रिप्शन में लिखे थे। अनदर इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट 8 years आफ्टर ही ascended the throne he made the conquest of Kalinga and had a change of heart on seeing the devastation it caused। तो देखिए यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है एक इंस्क्रिप्शन से कि 8 year के बाद जब वो सिंहासन पे बैठे थे उसके 8 साल बाद उन्होंने क्या किया था, कलिंगा को जीत लिया था। लेकिन उस वॉर में जो भी उन्होंने देखा था, डिवास्टेशन मतलब जो तहस नहस हुआ था उनका प्रदेश या फिर कलिंगा का प्रदेश, वहाँ के लोग, तो इसके कारण उनके हार्ट में जो चेंजेस हुए थे, उनके मन में जो बदलाव आए थे ये दिखाई दिए थे कि उन्होंने सोच लिया था कि अगर हमें वॉर नहीं करना है, लोगों को नहीं मारना है, और इसीलिए उन्होंने किसके ऊपर बिलीव किया था, अहिंसा, सत्य, इन चीज़ों पे बिलीव करना शुरू किया था। An inscription of Emperor Ashoka at Delhi Topra shows that he had put strict restriction on the hunting of bats, monkeys, rhinoceros and on setting fire to forests। और इसीलिए जो दिल्ली टोपड़ा जो है वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, उससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने स्ट्रिक्टली वहाँ पे क्या किए थे, ऐसे रूल्स किए थे कि कोई भी बैट्स को हंटिंग नहीं करेगा, मतलब बैट्स के शिकार नहीं करेगा, जो चमगादड़ होते हैं उनकी, मंकीज़ है, राइनोसर है,
इनकी शिकार कोई नहीं करेगा, और फॉरेस्ट में जो आग लगाई जाती है ये भी नहीं करेगा, क्योंकि वो एनिमल्स को नहीं मारना चाहते थे। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है एम्पियर अशोका का। एम्पियर अशोकाज वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ रिलीजन, तो उन्होंने किस तरीके से स्प्रेड किया इस रिलीजन को, यह हमें देखना है। अशोका हैड embraced बुद्धिज्म, ही हैड कन्वेंड द थर्ड रिलीजियस काउंसिल ऑन बुद्धिज्म एट पाटलिपुत्र। तो ये किसको फॉलो कर रहे थे यहाँ पे, बुद्धिज्म को, और जो थर्ड रिलीजियस काउंसिल हुई थी बुद्धिज्म की, ये कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र। अशोका सिंह हिज ओन सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा, तो उन्होंने अपने खुद के बेटे और जो बेटी थी उनकी संगमित्रा, उन्हें श्रीलंका भेजा था, किसके लिए, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ही ऑल्सो सेंड बुद्ध भिक्खुस टू वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म। तो देखिए वो चाहते थे कि सारे जगह पे बुद्धिज्म को स्प्रेड किया जाए, लोगों को जो अच्छी जो चीज़ें हैं या फिर जो वैल्यूज़ होती है इम्पोर्टेंट, वो स्प्रेड हो सके, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, और जो बुद्ध भिक्खुस थे उन्हें भी भेजा था वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में। ही ऑल्सो बिल्ट many स्तूपास एंड वियराज, ये भी उन्होंने बिल्ड करना शुरू किया था। पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ कौन सी थी, एम्पेयर अशोका लेड स्ट्रेस ऑन द क्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के काम आ सके ऐसे फैसिलिटीज़ उन्होंने देना शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल ही मेड प्रोविजन फॉर फ्री मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पीपल एज वेल एज फॉर एनिमल्स। तो कौन सी चीज़ें उन्होंने की थी यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है कि लोगों के लिए मेडिसिन, दवाइयाँ या फिर उनके लिए जो ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो लोगों को मिल सके, इवन एनिमल्स को भी ये सारी सुविधाएं मिल सके, ऐसा ही उन्होंने काम किया था। ही बिल्ट मेनी रोड्स एंड प्लांटेड ट्रीज फॉर शेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स, उन्होंने कई सारे रोड्स बनाए, रोड के साइड में ट्रीज को भी प्लांट किया था। ही डग वेल्स एंड बिल्ड धर्मशाला, और उन्होंने कई सारे जो वेल्स है उनको भी वहाँ पे बनाया, उसके बाद धर्मशाला ही बनाई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, तो मौर्य पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, तो मौर्य पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था ये हम देखने वाले हैं। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर, तो मौर्य एम्पायर की कैपिटल मतलब राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 रीजन ईच विथ इट्स ओन कैपिटल। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अच्छे से हो पाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, पूरे एम्पायर को 4 रीजन्स में डिवाइड किया था, और हर एक रीजन की खुद की अपनी एक कैपिटल भी थी। तो फर्स्ट रीजन है ईस्टर्न रीजन जो तोशाली ओडिशा है, सेकेंड वेस्टर्न रीजन है जो उज्जैनी मध्य प्रदेश है, थर्ड साउथर्न रीजन जो सुवर्णगिरी कनकगिरी इन कर्नाटका, फोर्थ नॉर्थर्न रीजन तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। देर वॉज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच एडवाइज द किंग इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे काउंसिल भी बनाई गई थी मिनिस्टर्स की जो राजा को एडवाइस करती थी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे उनमें। देर वेर मेनी ऑफिसर्स वर्किंग इन डिफरेंट लेवल्स, तो कई सारे ऑफिसर्स थे जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे थे। देर वॉज एफिशिएंट इंटेलिजेंस सर्विस विच केप्ट एन आई ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमीज, तो कई सारे जो लोग थे, सर्विसेज थे इस तरीके की इंटेलिजेंस सर्विसेज जो क्या करती थी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रखे हुए थे, और एनिमीज़ की मूवमेंट के ऊपर, कोई एनिमीज़ अटैक करने की सोच रहा है या फिर ऐसे कुछ मूवमेंट्स होते हैं उन पर भी नज़र रखते थे। लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, तो मौर्य पीरियड में लोगों की लाइफ किस तरीके की थी। ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैड ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो मौर्य पीरियड में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिला था। ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन, जैसे कि व्यापार है, अदर जो ऑक्यूपेशंस थे इनको भी क्या किया गया था, वहाँ पे बढ़ावा मिल चुका था। हैड अल्सो प्रॉस्पर वेल, तो काफ़ी हद से बढ़ चुका था व्यापार और अदर ऑक्यूपेशन भी। देयर वेर मेनी ऑक्यूपेशंस लाइक कार्विंग, एनग्रेविंग ऑन इवोरी, वीविंग, डाइंग क्लॉथ एंड मेटल वर्क, तो इस तरीके के ऑक्यूपेशन उस टाइम बढ़ने लगे थे। ब्लैक ग्लेस पॉटरी वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, शिप बिल्डिंग वॉज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल, और शिप बिल्डिंग का जो काम था उस टाइम काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। इन मेटल वर्क द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग आर्टिकल्स ऑफ अदर मेटल्स
एज वेल एज दोज ऑफ आयरन हैड डेवलप्ड। तो देखिए जैसे कि मेटल वर्क होता है या मेटल से बनी हुई जो आर्टिकल्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगती है ये उस टाइम क्या हुई थी, बढ़ चुकी थी। इसीलिए कई सारे जो आर्टिकल्स थे ये अलग अलग मेटल से या फिर आयरन का जो मेटल था उससे बनाने लगे थे लोग। डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस वेर सेलिब्रेटेड इन विलेजेस एंड टाउन। तो देखिए उस टाइम अलग अलग जो विलेजेस होते थे, टाउन्स होते थे, उनमें डिफरेंट फेस्टिवल्स और फंक्शंस लोग क्या करने लगे थे, मनाने लगे थे, सेलिब्रेट करने लगे थे। डांस एंड म्यूज़िक कंसर्ट वेयर अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो देखिए डांस होता है, म्यूज़िक होता है, ये लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो लोग वहाँ पे क्या करने लगे थे, डांस और म्यूज़िक को सेलिब्रेट करने लगे थे फेस्टिवल के टाइम या फिर जो भी उनके प्रोग्राम होते थे। रेसलिंग बोट्स एंड चैरियट रेसेस वेयर पॉपुलर एंड सो वेयर बोर्ड गेम्स एंड चेस। तो देखिए उस टाइम कौन से गेम खेले जाते थे, जैसे कि रेसलिंग बोट्स होते हैं, चैरियट रेसेस होते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर थे। चेस वॉज कॉल्ड अष्टपद। तो देखिए अष्टपद किसे कहा जाता है ये आपको याद रखना होगा कि क्या है, चेस वॉज कॉल्ड अष्टपद। चेस को जो हम आज चेस कहते हैं उसे ही अष्टपद भी कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स में ऊपर दिया है, द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द कैपिटल और पिलर हेड ऑफ द अशोका पिलर एट सारनाथ। तो आपको राज मुद्रा तो पता होगी, यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, देखिए द लायन कैपिटल। तो ये होती है हमारी राज्य मुद्रा, इंडिया की राज मुद्रा। तो ये किस तरीके से बनाई गई है, तो देखिए जो अशोका चक्र है या फिर जो अशोका पिलर है सारनाथ में, उसके पिलर हेड पे ये आपको दिखाई देगा और उसी तरीके से हमारी राज मुद्रा भी बनाई गई है। द अशोका पिलर हैज़ 4 लायंस। तो क्या दिखता है हमें यहाँ पे कि वहाँ पे 4 लायंस है, जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में पिक्चर में भी दिखेगा। यहाँ पे हम फ्रंट साइड से दिख रहे हैं तो इसीलिए हमें 3 ही दिख रहे हैं, 1 2 और 3, और एक है जो बैक साइड से है। तो 4 लायंस है। ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बिलो ईच लायन देयर इज अ व्हील और चक्र। तो देखिए राजमुद्रा के आप नीचे देखोगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में यहाँ पे, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए चक्र इस तरीके का। देन और क्या दिया है, देखिए वी कैन व्यू ओनली वन ऑफ द चक्र एट ए टाइम। तो यहाँ पे चक्र और भी है, लेकिन सामने से अगर हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही दिखेगा। देर इज ए हॉर्स ऑन वन साइड एंड ए बुल ऑन दी अदर साइड ऑफ द चक्र। तो चक्र के दोनों साइड में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे हॉर्स एंड बुल दोनों भी दिख रहे हैं चक्र के साइड में। Similarly, on the side that is not in view on the seal, there is an elephant and a lion on either side of the चक्र। तो देखिए ये फ्रंट साइड है, इसके लिए हमें ये दिख रहा है, लेकिन जो अपोजिट साइड है, ये बैक साइड है, वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, एलिफेंट एंड लायन दिखाई देगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके की राज मुद्रा होती है हमारी। आर्ट एंड लिटरेचर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्पेयर अशोका द आर्ट ऑफ रॉक कट स्कल्पचर वॉज प्रमोटेड। तो देखिए उस टाइम अशोका एम्पेयर के टाइम क्या हुआ था, जो स्कल्पचर होते हैं रॉक को कट करके फिर स्कल्पचर बनाए जाते थे, तो ये उस टाइम ज़्यादा प्रमोट हुए थे। द पिलर्स इरेक्टेड बाय अशोका आर एक्सलेंट स्पेसिमेन ऑफ इंडियन स्कल्पचर। तो ये हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। There are excellent carving of animals like the lion, elephant, bull on these pillars। तो यहाँ पे अशोका जो है, सम्राट अशोका, उन्होंने जो पिलर्स बनाए थे उसके ऊपर हमें एनिमल जैसे कि लायन, एलिफेंट ये दिखाई देते हैं। द चक्र और व्हील ऑन द अशोका पिलर एट सारनाथ हैज़ अ प्लेस। तो देखिए जो सारनाथ में पिलर है वहाँ पे हमें ये जैसे कि हमने राज मुद्रा देखी है उस तरीके के वहाँ पे सारनाथ के ऊपर जो पिलर है वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे दिया है आपको पिक्चर में अ केव एट बार्बर, इस तरीके के स्कल्पचर बनते थे, स्टोन को कट करके इस तरीके के वो बनाए जाते थे। ऑफ ऑनर ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो देखिए यहाँ पे द पिलर हैज़ लायंस ऑन ऑल 4 साइड्स बट ओनली 3 आर विजिबल फ्रॉम द फ्रंट। तो जैसे हमने राजमुद्रा देखी थी कि हमें 3 ही लायंस दिखते हैं क्योंकि हम फ्रंट साइड से देखते हैं, तो एक जो होता है वो बैक साइड में होता है जो हमें नज़र नहीं आता है। दिस इज़ द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारे देश की राज मुद्रा है। द केव स्कल्पचर एट बार्बर हिल्स कार्व ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका आर वेल नोन। और सम्राट अशोका के पीरियड में जो यहाँ पे बार्बर हिल्स है वो काफ़ी जानी मानी है, जैसे कि हमने यहाँ पे पिक्चर में देखा है, पिक्चर भी दिया है आपको, तो देखिए समझ में आ जाएगा। दीज केव्स आर इन बिहार। और ये केव्स कहाँ पे है, बिहार में है। दे आर द ओल्डेस्ट केव स्कल्पचर इन इंडिया। और ये इंडिया की काफ़ी पुरानी केव स्कल्पचर्स में मानी जाती है।
आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर अशोका द मौर्य एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन। और अशोका सम्राट के बाद ये जो मौर्य एम्पायर ये पूरी तरीके से डिक्लाइन होने लगा था। आफ्टर द मौर्याज मेनी न्यू स्टेट्स एंड सम एम्पायर्स आल्सो एमर्ज इन इंडिया। और मौर्य एम्पायर के बाद काफ़ी सारे जो न्यू स्टेट्स और एम्पायर्स थे ये इंडिया में एमर्ज होने लगे थे। द मौर्य एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशंट इंडिया। अगर एंशंट इंडिया की बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट एम्पायर अगर कोई था तो वो मौर्य एम्पायर थे। In the next chapter, we shall discuss the political and cultural happenings in the post मौर्य पीरियड। तो नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पोस्ट मौर्य पीरियड में जो भी पॉलिटिकल और कल्चरल हैपनिंग्स हुए थे इनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।